नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इंडिया यानी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। उद्धव ठाकरे उसके होस्ट होंगे ऐसा बताया जा रहा है और इसी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया यानी जो विपक्षी गठबंधन है उसके संयोजक का नाम तय होना है। क्या एक संयोजक बनेगा या जैसा लालू यादव साहब ने कहा था कि 3-4 कन्वीनर भी हो सकते हैं अलग अलग राज्यों के लिए, वो होगा। लेकिन मोटे तौर पर एक संयोजक बनाए जाने की बात चल रही है कि किसको कहे संयोजक बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया का कोई लोगो और झंडा ये जारी किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। खासतौर से एक लोगो तैयार किया जा सकता है जिसके नाम पर इंडिया गठबंधन हो, उसमें काम किया जाए और उसके झंडे के या लोगो के तहत सभी पार्टियां एक साथ काम करें। इसके साथ साथ नीतीश कुमार साहब ने एक और संभावना जताई है कि जो बैठक होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में, उसमें कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं इंडिया में। इस समय जो 26 दल है उसके अलावा भी कुछ दल शामिल हो सकते हैं। उसमें चर्चा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का भी कोई बड़ा दल इसमें शामिल हो सकता है। क्या होगा या नहीं होगा इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन बात हो रही है कि क्या संयोजक बनाया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको याद हो कि जो इंडिया गठबंधन का जो इनिशिएटिव था, जब नाम नहीं हुआ था उससे पहले भी विपक्षी एकता का जो गठबंधन है या जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो काम था वो सबसे पहले नीतीश कुमार ने शुरू किया था। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस के इनिशिएटिव पर नीतीश कुमार ने ये काम अपने हाथों में लिया था, अपने हाथों में जिम्मेदारी ली थी कि विपक्षी दलों को एक साथ करेंगे। उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ छोड़ दिया था और वहाँ बिहार में एनडीए की जो सरकार थी यानी जेडीयू और बीजेपी की, उसके साथ छोड़कर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बना ली थी जिसमें आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल थी। तेजस्वी कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और तब से तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ साथ चल रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए विभिन्न नेताओं से मुलाकात करते हुए। आपको याद हुआ कि 23 जून को पहली बैठक पटना में ही हुई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कि जिसमें आगे की रणनीति तय करने की बात थी। उसके बाद 18 जुलाई को ये बैठक बेंगलोर में हुई जिसको होस्ट कांग्रेस ने किया था और अब 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक है। कहा जा रहा है कि इसमें 26 दलों के 80 से ज़्यादा नेता शामिल होंगे बैठक में। इसके अलावा यदि कुछ और दल शामिल हो सकते हैं तो उनकी चर्चा भी की जा रही है। लोगो वहाँ पर जारी किया जाएगा और संयोजक का नाम तय किया जाएगा। तो मुख्य मुद्दा यह है कि कौन होगा इसका संयोजक और क्या पीएम का चेहरा भी तय किया जाएगा, क्या कोई कॉमन मैन प्रोग्राम बनाया जाएगा या फिर सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी, या जो राज्यों के स्तर पर जो गठबंधन के दल हैं उनमें जो मतभेद चल रहा है या विवाद चल रहा है अलग अलग चुनावों को लेकर, जैसे अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना और मिजोरम के साथ साथ वहाँ पर भी जो गठबंधन के दल है, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात की है, अखिलेश जो यादव है उन्होंने, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल साहब भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और अब वो बिहार भी पहुंच गए हैं। तो राज्यों में क्या वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे और लोकसभा चुनाव में होंगे वो सब लोग साथ चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी की बात करें तो संयोजक के साथ साथ ये बात हो रही है कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे का सी वोटर के साथ एक सर्वे हुआ था जिसे मूड ऑफ द नेशन कहा गया। उसमें नीतीश कुमार जी का जिक्र ही नहीं था और यदि वहां पर वोटों का हिसाब देखा जाए लोकसभा चुनावों के लिए कि यदि आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पिछले बार 2019 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा था और वहां नीतीश कुमार साहब को यानी जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। तो क्या ये 16 सीटें फिर से जेडीयू ला सकता है? भारतीय जनता पार्टी को भी 16 सीटें मिली थी। क्या उनकी सीटों में कोई नुकसान होगा कि वो बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं होगी और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन जो है वो क्या नया मोड़ लेगा? आरजेडी के पास 0 सीट थी यानी कोई सीट नहीं मिली थी, तो आरजेडी को कितना फायदा वहां पर होने वाला है? पासवान की जो पार्टी है रामविलास पासवान, वो 2 फाड़ में हो गई है। वो दोनों फाड़ इस समय एनडीए के साथ है, पशुपतिनाथ पारस का भी और जो पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान उनका भी। तो क्या ये लोग मिलकर जो पार्टी है उनकी उसको साथ मिल पाएगा? एनडीए को उसका फायदा होगा? एनडीए में जो जेडीयू थी उसका जो 16 सीटों का नुकसान था, 16 सीटें जो नुकसान हो सकती है उसमें से कितना फायदा बीजेपी को होगा और कितना नुकसान जेडीयू को होने वाला है?
और अगर जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं तो क्या नीतीश कुमार की ताकत इंडिया गठबंधन में उतनी ही बनी रहेगी, क्या उतनी ही मजबूत बनी रहेगी? नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो वो लगातार गठबंधनों को बदलते रहे हैं, बाला बदलते रहे हैं, कुछ लोग उनको पलटू राम भी इसीलिए कहते रहे, विपक्षी पार्टियां उन पर आरोप लगाती रही हैं। सबसे पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे और ज़्यादातर बार ये हुआ है कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को ज़्यादातर बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। या बड़ी पार्टी के तौर पे भी जेडीयू नहीं रही है, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो आरजेडी के साथ हो या फिर बीजेपी के साथ हो, यानी कम सीटों के बाद भी वो मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे हैं और बदलते भी रहे हैं। 2015 के चुनाव में ऐसा ही किया, फिर 2017 में बदला, फिर 2020 में बदला। तो इससे भी उनके क्रेडेंशियल्स पर कुछ लोग लगता है कि आरोप लगाते हैं कि उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। और अब जैसे आरजेडी के साथ इस समय वो सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी कुमार जो लालू यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव, वो उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव ने समझौता इसलिए किया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और नीतीश कुमार को बाहर भेज दिया जाए मोदी से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि लालू यादव ही नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले, वो संयोजक बने। तो क्या नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे? कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक अगर बना दिया गया तो वो संयोजक की भूमिका में रहेंगे, फिर वो पीएम फेस नहीं बन पाएंगे, पीएम का चेहरा नहीं बन पाएंगे, यानी मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। बहुत सारी बातें हो रही। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस जो है लगातार बढ़ रही है। अभी मूड ऑफ द नेशन में कहा गया कि 52 की बजाय वो 74 सीटों पर आ सकती है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, या राहुल गांधी नहीं है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस आगे कर सकती है? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई की बैठक में उन्होंने बैठक के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए रोड शो का इंतजाम किया है। 1-1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो राहुल गांधी वहां पर करेंगे। कांग्रेस समझती है कि उनके नेता राहुल गांधी हैं और इंडिया गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन वो राहुल को जो इमेज है उसको चमकाने की कोशिश करते रहेंगे। तो यानी जब बैठक खत्म होगी इंडिया गठबंधन की तो उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का रोड शो मुंबई में किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण बात है। इस डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, इस डेवलपमेंट के क्या रिपरकशंस होंगे, इस सब पर भी चर्चा होनी है। और कौन कौन से दल हैं जो इंडिया गठबंधन में फिर से आ सकते हैं और कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये सब चर्चा होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन का फायदा या नुकसान हो सकता है। उसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। इन 4 राज्यों से इंडिया गठबंधन को बड़ी उम्मीद है कि यहाँ से उनकी सीटों का इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ जो नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना, मिजोरम में, तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या नतीजे आते हैं? क्या इंडिया के पक्ष में आते हैं यानी कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, या एनडीए के पक्ष में आते हैं यानी वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना बढ़ती है? इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह साहब मुख्यमंत्री हैं यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के नेता, और राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में अभी झगड़ा चल रहा है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसका झगड़े में अब पैचअप हो गया है और दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जोड़ी है वो फिर से सरकार बना सकती है? क्या वो बीजेपी को आने से रोक सकती है? क्योंकि बीजेपी में अभी एक मुख्यमंत्री नहीं मिला, लेकिन 10-10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या पार्टी इन 10 में से किसी मुख्यमंत्री का नाम को आगे करेगी? क्या वसुंधरा राजे को वो फिर से लीडरशिप की कमान जो है वो सौंप सकती है, या बिना किसी चेहरे के, बिना किसी नाम के वो चुनाव में उतरेगी? ये भी अभी तय होना है, लेकिन बड़ी बातें चल रही है। हालांकि 2 सितंबर को जो राजस्थान में बीजेपी ने जन यात्रा निकालने की बात की है, जब रैली निकालने की बात की है, पद यात्रा निकालने की बात की है, उसे लीड करेंगी वसुंधरा राजे। तो क्या वसुंधरा राजे के साथ पैचअप हो गया भारतीय जनता पार्टी आला कमान का, हाई कमान का, नेतृत्व का, या फिर केवल देखा देखी एक कोशिश की जा रही है, दिखावे की कोशिश की जा रही है कि वसुंधरा राजे हमारी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या राजस्थान में कांग्रेस को हटाकर बीजेपी सरकार बनाएगी? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को क्या भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है? और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है, क्या उसे हटा सकती है?
भारतीय जनता पार्टी। मिजोरम में क्या होगा और तेलंगाना में क्या होगा, इन सब बातों से भी तय होगा। भले ही उसका नतीजों पर, चुनाव नतीजों पर, 2024 के चुनाव नतीजों पर फर्क ना पड़े, लेकिन एक परसेप्शन में फर्क पड़ सकता है। विपक्षी दलों को एक थोड़ा सा मॉरली बूस्टअप हो सकता है कि यदि वो इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में भी सरकार बना ले, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में यदि वो सरकार बना लेता है तो उसकी बड़ी जीत होगी। राजस्थान में सरकार बचा ले, क्योंकि आपको याद हो पिछले 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस में संकट गहराया हुआ है और अंदरूनी झगड़े इतने लेवल पर हैं कि सब कुछ सामने आ गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, दोनों ही ताकतवर नेता हैं, दोनों ही मजबूत नेता हैं, लेकिन दोनों के झगड़े की वजह से क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस नहीं आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा कि वहाँ वसुंधरा राजे के अलावा कोई इतना लोकप्रिय नेता नहीं है राजस्थान में, जिससे कि वो वोटों का बंटवारा कर सके और कांग्रेस को पछाड़ सके। भूपेश बघेल की चर्चा बहुत हो रही है कि वो, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन मैंने देखा कि एक सर्वे में बताया गया है कि उनकी सीटें घट सकती हैं। तो वो कितनी सीटें घटेंगी, क्या कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने का मौका मिल पाएगा? और शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य इन चुनावों में, वहां पर क्या शिवराज सिंह सरकार बच सकती है? 15-18 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है, यदि 15 महीने कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ की सरकार को वापस आ सकती है, वहाँ शिवराज जी की सरकार बच सकती है। शिवराज सिंह चौहान को इस बार 2-2 कमल से मुकाबला करना है, अपने कमल को बचाना है, खिलाना है, और दूसरे कमल यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाले कांग्रेस के नेता कमलनाथ, उनको मुझाने देना है, उसकी कोशिश करनी है। तो कमलनाथ वर्सेस कमल में क्या होगा, क्या ठीक नहीं होगा, किसके साथ जाएगी जनता, ये सब भी चुनावी भविष्य तय करेगा 2024 का। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की हालत हो रही है, मध्य प्रदेश में भी उसी तरह की हालत है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बताया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा चल रहा है, लेकिन अमित शाह साहब होम मिनिस्टर वहाँ पर लगातार काम में लगे हुए हैं। तो अमित शाह और शिवराज सिंह की लोकप्रियता या लोकप्रिय चेहरा जो है, वो चुनाव जिताने में कितनी मदद कर सकता है या फिर कितना नुकसान कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, कि वहाँ पे सरकार नहीं बन पाए। इन सब बातों से भी आगे का जो रणनीति है वो तय होगी। लेकिन इसके साथ साथ चुनावी आज प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेला आयोजित किया और 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज है। एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, शरद पवार साहब का जब बैठक ही मुंबई में हो रही है, उससे पहले वो बार बार बयान बदलते रहे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं, फिर आज कहा है कि पार्टी में टूट नहीं हुई है। तो अजीत पवार को लेकर भी एक भ्रम बना हुआ है कि क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे या फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं। ये फैसला उनको करना है, जल्दी करेंगे तो वहां पर राजनीतिक स्थिति साफ होगी, चाहे वो इंडिया के साथ रहें या एनडीए के साथ रहें। हालांकि बार बार शरद पवार साहब कहते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब तो पार्टी के भी बहुत सारे नेता इस बात को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। छगन भुजबल साहब ने कहा कि शरद पवार नहीं कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करो, और उन्हीं के कहने पर हम लोग मुलाकात करते थे। तो क्या शरद पवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, या शरद पवार की बात छोड़ दे तो अजीत पवार क्या लड़ सकते हैं शरद पवार के खिलाफ? ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे हैं। शिवसेना जिस तरह से टूटी है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इसमें से कौन नेता बड़ा मजबूत होकर निकलेगा? क्या शिवसेना अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसे फिर से हासिल कर सकती है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इंडिया का संयोजक कौन होगा? क्या नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बन पाएंगे? क्या वो इसके लिए तैयार है, या फिर कोई और राजनीतिक समीकरण बनता हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और वो समीकरण आगे की राजनीति को तय करेगा, राजनीति की दिशा को तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में उसे कोई शंका नहीं लग रही कि वहाँ पर योगी सरकार जो है 72 से सीटें बढ़ा सकता है। आज प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। लेकिन वोटर का जहाँ जिक्र हुआ आज राजस्थान में, जहाँ पर बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, बड़ी दुखद घटना थी। और उसके अलावा जो कोचिंग का मामला है, उसमें भी कुछ आत्महत्या, 2 आत्महत्याएं हुई हैं। इन सब को लेकर भी बड़ी संकट हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। शिवराज सिंह साहब की
जो रेवड़ी बांटो योजना है यानी फ्रीबीज की जो योजना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उसका फायदा होगा? और अभी तो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले उन्होंने 3-3 मंत्रियों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया। मौका ही नहीं होगा कि वो सरकार बना पाए। कमलनाथ आएंगे या कमल खिलेगा शिवराज जी का राजस्थान में, अशोक गहलोत फिर से आ पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये सब भी बातें होनी है, लेकिन उससे पहले होना है 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक इंडिया गठबंधन की मुंबई में। और क्या वहां पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या फिर कोई और चेहरा तय होगा जो संयोजक के तौर पर बने और सब लोगों में उस पर सहमति बन सके? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब ये हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर भी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है सीट शेयरिंग नेक्स्ट स्टेप का काम है, जिसमें एक बार तय हो जाए सारी स्ट्रेटजी तो उसके बाद सीट शेयरिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका असर भी इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। अब तो रोज चुनाव होने वाले हैं और रोज हम चर्चा करते रहेंगे। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या होने वाला है इंडिया गठबंधन में, क्या वो एनडीए को मुकाबला देगा, क्या मोदी को मुकाबला दिया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन केवल एक बेवजह की एक्सरसाइज है, कोई पॉलिटिकल हेर फेर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मूड ऑफ द नेशन है इंडिया टुडे का, उसने तो उसको पूरा बहुमत दिया, 287 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 306 सीटें एनडीए को दी गई हैं। लेकिन ये सर्वे हैं, हकीकत और सरकारें तो वोट डालने से बनती है वोटिंग मशीन में, और जो वोटिंग मशीन में वोट डालता है वो आपको और मुझे नहीं बताता कि वो किसको वोट डाल रहा है। तो वोटिंग मशीन के अंदर की चुप्पी क्या राजनीतिक अखाड़े में हंगामा कर पाएगी? इसलिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार। शुक्रिया।